नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपी मेंटोर में। तो हम आज पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एस सी की वैकेंसी एजीटीए के लिए कृषि विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो इसमें देखेंगे हम सिंचाई सिंचाई और जल प्रबंधन। ठीक है। विश्व में 100% सिंचित क्षेत्र वाला देश कौन सा है? तो ये है मिस्र। ठीक है, इजिप्ट 100% सिंचित है। सिंचित। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में सर्वाधिक सिंचाई दक्षता किस देश की है? तो वह है इजराइल की। ठीक है। सर्वाधिक सिंचाई दक्षता किस सिंचाई विधि की होती है? तो होती है ड्रिप सिंचाई। ठीक है। कितनी होती है? 90% से अधिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कौन सा राज्य लगभग 100% सिंचित है? ठीक है। तो वो कौन सा है? पंजाब राज्य। ठीक है। कितना? 100 या 98% सिंचित है। अगला क्वेश्चन। विश्व में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र किस देश में है? तो ये भारत में है, 22.06%। फिर दूसरे नंबर पे आता है चाइना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल किस फसल के अंतर्गत आता है? तो ये गेहूं फसल में आता है। ठीक है। गेहूं फसल में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल आता है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो अब देखेंगे हम सब्जी उत्पादन। फूल गोभी। ठीक है, कलीफ्लावर। तो फूल गोभी में खाने योग्य भाग को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? इसे कर्ड कहते हैं। ठीक है। क्या? कर्ड इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्ड को सूर्य के प्रकाश से बचाकर सफेद रखने की प्रक्रिया क्या है? तो ये ब्लीचिंग कहलाती है। ठीक है। कर्ड को सूर्य के प्रकाश से बचाकर सफेद रखा जाता है तो उसे ब्लैंचिंग कहते हैं। ठीक है, ब्लॉन्चिंग। अगला क्वेश्चन। गोभी की कौन सी किस्में स्वतः सेल्फ ब्लॉन्च होती है, मतलब कि स्वतः प्रसुप्त हो जाती है? तो वो क्या होती है? पछेती किस्में। ठीक है, जैसे कि स्नोबॉल। अगला क्वेश्चन। अगेती व मध्यम किस्मों में कौन सी किस्में सेल्फ ब्लॉन्च हैं? तो कौन सी है? ये है पूसा हिमज्योति, हिसार वन और पूसा दीपावली। ठीक है, इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन। प्रसंस्करण में ब्लॉन्चिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो एंजाइम निषिद्ध कर रंग परिरक्षण करना। ठीक है, कलर प्रिजर्वेशन करना। अगला क्वेश्चन। सेब बैंगन काटने पर कालापन किस एंजाइम के कारण होता है? तो होता है पॉलीफिनोल ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेज के कारण। ठीक है, किसमें? जैसे सेब और बैंगन काटते हैं तो जो कालापन हो जाता है वो होता है पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज एंजाइम के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीज उत्पादन के लिए फूल गोभी के बीच वाले भाग को काटना क्या कहलाता है? तो वो कहता है स्कूपिंग। ठीक है, क्या कहलाता है? स्कूपिंग। जो बीज उत्पादन के लिए फूल गोभी के बीच का जो भाग है उसे काट देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो वीडियो पसंद आ रही तो लाइक कर देना वीडियो को और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। कार्बन नाइट्रोजन CN अनुपात महत्वपूर्ण डेटा। तो देखते हैं। यहाँ देखते हैं पदार्थ और इधर देखेंगे CN कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात। तो भारतीय मृदाओं का औसत CN अनुपात क्या है? तो वह 10:1। ठीक है, जो कि 8.51 से 12.1 के बीच रहता है। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सूक्ष्म जीवों का अनुपात। ठीक है, बैक्टीरिया कवक में कितना होता है? 5.1 से 10.1 तक होता है कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात। ठीक है, इसके बारे में बात हो रही है कार्बन और नाइट्रोजन के अनुपात के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोबर की खाद का अनुपात। तो गोबर की खाद की अनुपात होता है 20:1 और 23:1। ठीक है। अगला क्वेश्चन। दलहनी फसलों का अनुपात। तो दलहनी फसलों में जो कार्बन नाइट्रोजन अनुपात होता है 20:1 से 30:1 तक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धान के पुआल में अनुपात तो होता है 80:1 का। ठीक है, कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात 80:1 होता है। फिर ज्वार मक्का का अनुपात, ये 100:1 होता है। ठीक है, इंपोर्टेंट है। अब देखते हैं भारतीय मृदाओं का CNP अनुपात कितना होता है? तो होता है 100:10:1। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आदर्श मृदा में कितना कार्बन पदार्थ होना चाहिए? तो 5% होना चाहिए, जबकि भारतीय मृदा में 1 से 2% ही पाया जाता है। ठीक है। अब देखते हैं आगे। तो देखेंगे हम मृदा पीएच और पोषक तत्वों की उपलब्धता। तो जो आइडल जोन होता है ये पीएच स्केल में 6.5 से 7.5 तक होता है। ठीक है, जो 7 जो है बीच में होता है। इधर के जो चले, अगर 7 से नीचे जाएगी तो एसिडिक होता जाता है हमारा मृदा, और अगर 7 से ऊपर बढ़ती है तो एल्कलाइन हो जाती है, क्षारीय। ठीक है। तो अब देखते हैं इससे संबंधित क्वेश्चन। अम्लीय पीएच 6.5 पर किन वृहद पोषक तत्वों की कमी होती है? तो CA
एम ए, एम ओ और एन ए की कमी होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अम्लीय पीएच पर किन तत्वों की विषाक्तता बढ़ती जाती है? तो एच, एल, एफ ई, सी यू, जेड एन, एम एन और बी, इनकी क्या है, विषाक्तता बढ़ती जाती है। ठीक है, फिर है पोषक तत्वों में एनपीकेएस की सर्वाधिक उपलब्धता किस पीएच पर होती है? तो 6.5 से 7.5 के बीच होती है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। क्षारीय पीएच 7.5 पर मुख्य रूप से किन तत्वों की कमी होती है? तो सूक्ष्म पोषक तत्व जो कि एफ ई, सी यू, जेड एन, एम एन और बी, इनकी कमी हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्षारीय पीएच पर किन तत्वों की विषाक्तता होती है? तो किन की होती है? सी ए, एम जी और एम ओ की। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आगे देखते हैं। इनकी जो फुल फॉर्म है आप अपने आप देख लेना। ठीक है, आगे देखते हैं। टमाटर व परागण प्रसार शिक्षा। ठीक है, टमाटर कैसी फसल है? तो ये परागण के आधार पर कैसी फसल है टमाटर? तो ये स्वयं परागित है। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेटेड होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टमाटर में स्वयं परागण परागण का मुख्य कारण क्या है? तो ये होमोमॉर्फिज्म होता है। ठीक है, इसमें नर मादा की समान ऊंचाई होती है और चेस्मोगैमी। ठीक है, ये इसके मुख्य कारण है स्वयं परागण होने के। वह अवस्था जिसमें निषेचन के बाद फूल खिलता है, तो इसे चेस्मोगेमी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? चेस्मोगेमी। वह अवस्था जिसमें फूल कभी नहीं खिलता और अंदर ही निषेचन हो जाता है, तो ये कहलाती है क्लैस्टोगैमी। ठीक है, क्लैस्टोगैमी जिसमें क्या है, फूल नहीं खिलता और अंदर ही निषेचन हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। एक लिंगी फूलों में कौन सा परागण होता है? तो केवल पर परागण। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन होती है इनमें, जो एक लिंगी फूल होते हैं उसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समाचार पत्र न्यूज़पेपर संचार का कैसा रूप है? तो ये लिखित रूप है, रिटन फॉर्म। ठीक है, फिर फिल्म शो संचार का कैसा माध्यम है? तो ये श्रव्य दृश्य ऑडियो विजुअल एड है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे हम भारत के प्रमुख कृषि बोर्ड और संस्थान। तो टी बोर्ड कहाँ स्थित है और कब बना था? तो टी बोर्ड कहाँ है? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में है और ये 1954 में इसकी स्थापना की गई थी। मसाला बोर्ड, स्पाइसेस बोर्ड कहाँ स्थित है? तो कोच्चि, केरल में स्थापित है और इसकी स्थापना 1887 में की गई थी। ठीक है, इंपोर्टेंट है ये भी। कॉफी बोर्ड की कॉफी बोर्ड कहाँ स्थित है? तो कॉफी बोर्ड चिकनगमलूर कर्नाटक में है, जिसकी स्थापना 1942 में की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। रबर बोर्ड कहाँ स्थित है? तो ये कोट्टायम केरल में है और जिसकी स्थापना 1947 में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तंबाकू बोर्ड कहाँ स्थित है? तो ये गुंटूर आंध्र प्रदेश में स्थित है। कौन सा? तंबाकू बोर्ड। और इसे मिर्च का शहर भी कहा जाता है, गुंटूर। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है आपसे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सभी 5 बोर्ड किस मंत्रालय का अधीन आते हैं? तो ये जो सारे बोर्ड हैं, ये वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नोट देखेंगे। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान CTRI कहाँ है? ये राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में है, जबकि बोर्ड कहाँ है? बोर्ड गुंटूर में है। ठीक है, ये फैक्ट जरूर याद रखना। जो इसका जो बोर्ड है तंबाकू बोर्ड, बोर्ड तो गुंटूर आंध्र प्रदेश में है, लेकिन अगर हम अनुसंधान संस्थान की बात करते हैं तो ये राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब देखते हैं पादप प्रजनन और मानव निर्मित फसलें। ब्रेसिका त्रिकोण किसने दिया? तो ये दिया था नागा हेरू यू वू जांग चुन ने। ठीक है, कब दिया था? 1935 में। ठीक है, ब्रेसिका ट्रायंगल इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देते हैं। ट्रिटिकेल नामक पहला मानव निर्मित अनाज किसने विकसित किया था? तो ट्रिटिकेल स्वीडिश वैज्ञानिक थे। कौन? रिम्पू। ठीक है, इन्होंने 1890 में विकसित किया था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रिटिकेल किन दो फसलों का क्रॉस संस्करण है? तो ये है गेहूं और राई का। ठीक है, क्या है? ट्रिटिकेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राई का वानस्पतिक नाम और कुल क्या है? तो इसका वानस्पतिक नाम है सिकिल सीरियल और जो कुल है इसका वो है पोइसी। ठीक है, क्या है? पोइसी। और इसका वानस्पतिक नाम है सिकिल सीरियल। ठीक है, इंपोर्टेंट है। विश्व का पहला इंटरजेनिक क्रॉस कौन सा है? तो वो है रेफेनो बेसिका। ठीक है, मूली और पत्ता गोभी का। ठीक है, इंपोर्टेंट है। मूली और पत्ता गोभी का रेफेनो बेसिका। फिर रेफेनो बेसिका किसने विकसित किया था? तो एक कार पेचिको ने किया था 1927 में। ठीक है,
अब देखते हैं नोट्स। टिटिकेल को उर्वरक बनाने के लिए कोलचिसिन का उपयोग किया था। ठीक, किसका? कोलचिसिन। चलिए आगे देखते हैं। पादप प्रजनन शब्दावली व सस्य विज्ञान। ठीक है, एग्रोनॉमी। जई ओट में मल्टी लाइन का कॉन्सेप्ट किसने दिया? तो ये तो जेनसन। ठीक है, मल्टी लाइन का कॉन्सेप्ट दिया था इनने ओट्स में। फिर प्योर लाइन, जीनोटाइप और फिनोटाइप शब्द किसने दिए? तो ये भी जॉनसन ने दिए थे 1903 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या प्योर लाइन, जीनोटाइप और फिनोसाइट तीनों शब्द जॉनसन ने दिए। फलों में सबसे पहला कृत्रिम संस्करण किसने कराया? तो ये थे थॉमस एंड्रयू नाइट। ठीक है, इन्होंने 1800 में कृत्रिम संस्करण कराया था। भारतीय उद्यान विज्ञान के जनक कौन है? तो यह M.H. मैरीगौड़ा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। गेहूं में जीरो लीटेज और टीलेज के लिए बीज दर कितनी होती है? तो होती है 125 से 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। गेहूं में छिटकवा विधि के लिए बीज दर कितनी होती है? तो ये होती है 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो हमारे यहाँ पर 100 क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट में अपने टॉप वो बताना सुझाव, ठीक है, किस पे वीडियो बनाई जाए। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं। ठीक है, इस पर आपको सारी PDFs मिल जाएंगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट तक जुड़े रहने। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपी मेंटोर में। तो हम देखेंगे यूपी SSC AGTA 2025 में वो पेपर का आंसर की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी से क्या क्या क्वेश्चन आए थे? कौन सी फसल नाइट्रोजन फिक्सिंग क्षमता के लिए जानी जाती है? तो वो है चना। ठीक है, यह एक लेगुम फसल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माइनर मिलेट्स के रूप में किसे वर्गीकृत किया गया है? तो यह पोदो मिलेट। ठीक है, इसका बीज आकार में छोटा और खेती का क्षेत्र कम होता है। ठीक है, यह है माइनर मिलेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी खली पशुओं को खिलाने योग्य नहीं है? तो अरंडी, नीम और महुआ की खली पशुओं को खिलाने के योग्य नहीं होती। इनका प्रयोग खाद के रूप में किया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं। कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर का सही उदाहरण क्या है? तो DAP, डाई अमोनियम फॉस्फेट, इसका सही उदाहरण है कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर का। ठीक है, इसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस दोनों होते हैं, दो प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उड़द का सही वानस्पतिक नाम क्या है? तो है विंगना मुंगो। ठीक है, किसका? उड़द का, ब्लैक ग्राम जो बोलते हैं इसे। फिर धान, धान पैडी के भरण के लिए अधिकतम सुरक्षित नमी कितनी होनी चाहिए? तो 14% तक होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। फसलों का सही वर्गीकरण। तो धान अनाज वाली फसल है। ठीक है, सीरियल क्रॉप। फिर जैसे गन्ना, तो गन्ना कैसी फसल है? नकदी फसल है, कैश क्रॉप है। जूट, जूट कैसी है? रेशे वाली फसल, फाइबर क्रॉप। फिर है मूंगफली, तो तिलहनी फसल के अंतर्गत आती है मूंगफली। और पेपर में यही प्रश्न मिलान में पूछा गया था। ठीक है, जो AGTA का पेपर हुआ था 2025 में, तो उसमें ये क्वेश्चन मिलान में आया। चलिए आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसी तरह क्वेश्चन आते हैं। और अब देखते हैं, गंदी बग किस फसल का मुख्य कीट है? तो गंदी बग किसका है? धान का मुख्य कीट है, राइस का। ये दोनों को खोखला कर देता है और उसमें गंदी बदबू आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन से कीट दालों पर आक्रमण करते हैं? तो ये होते हैं हेलिकोवर्पा, ठीक है, अरमेग्रा और एलिफ क्रेसीबोरा। ठीक है, ये येलो स्टेम बोरर केवल धान पर और टॉप बोरर गन्ने पर लगता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बीटी, कपास द्वारा किस कीट को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जाता है? तो कौन सा है? तो वो है कैटरपिलर। ठीक है, पिंक वॉल वॉर्म भी बोलते हैं इसे। चलिए आगे देखते हैं। सॉइल साइंस एंड फार्मिंग सिस्टम। रिले क्रॉपिंग की सही परिभाषा क्या है? तो पहली फसल के कटने से पहले ही उसी खेत में दूसरी फसल की बुआई कर देना क्या कहलाता है? रिले क्रॉपिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जड़ों के विकास और शुरुआती वृद्धि के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक होता है? तो ये होता है फॉस्फोरस। अगला क्वेश्चन। बारिश की बूंदों के सीधे प्रहार से होने वाला मृदा क्षरण किससे मिट्टी की पपड़ी बन जाती है? जिससे मिट्टी की पपड़ी बन जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे स्प्लैश इरोजन कहते हैं, स्प्लैश इरोजन। ठीक है, रेन ड्रॉप इरोजन भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है PY की 2025 में AGTA के क्वेश्चन में। आनुवंशिकी के जनक कौन है? तो ये ग्रेगर जॉन मेंडल है। ठीक है,
नोट, यदि विकल्प में मेंडल नहीं थे तो सही उत्तर इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। राइजोबियम आधारित लिक्विड उर्वरक में न्यूनतम व्यवहार्य सेल प्रति मिलीलीटर कितना होना चाहिए? तो कितना होना चाहिए? 1 × 10⁻⁹ CFU प्रति मिलीलीटर।